नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीआईसीएस। तो जैसे अपन कल देख रहे थे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो मध्य प्रदेश है, आपको सिलेबस पता है मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का? उसमें मध्य प्रदेश यदि हम देखते हैं तो कौन कौन सी यूनिट में है भाई? हाँ जी। हाँ हाँ, देखो हमें क्या करना है, मेरा नाम धर्मेश है और यहाँ पर अपन एमपी पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यूनिट नंबर 1, 3, 5 और 8। हाँ कि ना? ये जो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये जियोग्राफी से, ये पॉलिटी से, और ये किससे है? किससे है? ये स्पोर्ट्स से। मध्य प्रदेश का जो स्पोर्ट्स है ना उससे संबंधित है। मध्य प्रदेश से साथ साथ भारत का खेल परिदृश्य, जितना भी करंट अफेयर है उससे रिलेटेड ये सब चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। हाँ कि ना? हम जो अब स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास से, है कि नहीं? प्राचीन इतिहास से समझेंगे। प्राचीन इतिहास के बाद हम मध्यकालीन देखेंगे, मध्यकालीन के बाद हम आधुनिक पे जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश कैसा बना, फिर मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, उसका जितना भौतिक विभाजन है वो सभी प्रकार हम समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है प्राचीन इतिहास से संबंधित चीजें हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास आ रहा है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। ठीक है, अब ये क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल से क्या समझते हैं अपन? प्रागैतिहासिक काल से अपन क्या समझते हैं? क्या समझते हो? एकदम अपन देखो सीखने आए हैं यहाँ पर। हमें सब कुछ आता तो हम आते नहीं, हम सीखने आए हैं। बिल्कुल गलत तो गलत, एक बड़ा भाई के तौर पे पढ़ाऊंगा, जो भी आपका डाउट हो बिल्कुल बताओ। जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो पहले जो मनुष्य था, सबसे पहले पाषाण काल आया, मतलब जो लोग थे वो पत्थरों का क्या करने लग गए? प्रयोग करने लगे। ठीक है, पत्थरों का प्रयोग किया। आइए बेटी, क्या नाम है दोस्त आपका? शिव प्रताप सिंह। कहाँ के हो आप? छतरपुर के। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, आज से मध्य प्रदेश का। तो जैसे कि प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको प्री में देखने को मिलते हैं, है कि नहीं? हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। उसमें भी सबसे पहला आता है हमारा पाषाण काल, यह आता है प्रागैतिहासिक काल। तो मैंने दोस्त आपको बोला है कि पाषाण काल से संबंधित वो चीज होती है जहां पर लोगों ने किसका प्रयोग किया होगा? पत्थरों का प्रयोग किया होगा। वहीं यदि हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये होता है जिसके हमें क्या नहीं मिले? साक्ष्य। जिसके लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। अब वहां पर हम देखते हैं कि पाषाण काल में हमें 3 पाषाण काल एरा देखने को मिलते हैं। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमें यहाँ पर यह देखना है कि इस पाषाण काल में क्या क्या है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश में पाषाण काल से संबंधित जो जो भी स्थान हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है। और यदि लास्ट ईयर 2 साल के आप प्रश्न पत्र देखते हो तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो यहां पर देखिए जो जीवन निर्वाह हुआ था, जो जीवन निर्वाह था वो किस पर आधारित था? शिकार पर आधारित। शिकार पर आधारित। ये बात समझ में आ रही है आपको? यदि बात करें कि पूरा पाषाण काल में जो जीवन निर्वाह किया, जैसे कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह कैसे करता है? कोई कोई बिजनेस करता है, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, उसका जीवन उससे चलता है। यहां पर यदि पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो जीवन निर्वाह था वो किस पर आधारित था? शिकार पर था। मतलब लोग शिकार करके क्या करते थे? अपना जीवन निर्वाह करते थे। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों समझने लगे कि जो शिकार नहीं करने के बजाय वो क्या करने लग गए, इसका फिर यहां पर क्या करने लग गए? यहां पर जो जीवन निर्वाह था दोस्त, यहां पर हो गया पशुपालन आधारित। किस पर आधारित हो गया? पशुपालन आधारित। आपसे प्रश्न ये 2019 में पूछा गया था कि जो पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल है मध्य प्रदेश में कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर हमको मिलता है कौन सा? भीमबेटकी। हालांकि इनकी सभी की हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, पर अभी एक एक करके हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं।
जो पूरा पाषाण काल है जहां पर जीवन निर्वाह किस पर आधारित था, शिकार पर आधारित था, वहीं पर जैसे समय बढ़ता गया जीवन निर्वाह किस पर आधारित हो गया, पशुपालन पर। और मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पशुपालन के यदि साक्ष्य आपको मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं, वो आदमगढ़ में। आदमगढ़ नाम सुना है? देखिए हम मान के चल रहे हैं अपन शून्य है कि नहीं, अपन मान के चल रहे हैं अपन क्या है, शून्य है, तो शून्य से अपन कहाँ तक जाएंगे, शिखर तक जाएंगे। तो जो मध्य पाषाण काल की यदि बात करते हैं तो पशुपालन आधारित यहाँ पर जीवन निर्वाह था। और याद रखिएगा यहाँ जो साक्ष्य आपको मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, आदमगढ़ में। ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता गया और समय होता गया, नव पाषाण काल में जो जीवन निर्वाह था वो किस पर आधारित हो जाएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा वो किस पर आधारित हो जाएगा, कृषि पर आधारित। ठीक है। तो ये सब चीजें जो थी एकदम छोटी सी बात थी कि भाई पाषाण काल से संबंधित चीजें कहाँ कहाँ पर हमें मिलती है। तो पाषाण काल में भी 3 पाषाण काल हो गए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब हमें ये देखना है पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पाषाणकालीन स्थल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से अपन को आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए ये मैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है? देखिए क्या होता है जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो अधिकतर जो सभ्यता विकसित हुई है कहां पर हुई है, वहां पर देखते हैं हम। पर आप देखिएगा उसका नाम ही सिंधु सभ्यता क्यों रखा, क्योंकि जो सभ्यता थी वो विकसित कहां पर हुई, सिंधु नदी के तट पर हुई, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। पर आप यदि देखते हो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो पूरा पाषाणकालीन या पाषाणकालीन स्थल जितने भी मिलेंगे वो कहीं ना कहीं हमें कहां पर मिलेंगे, नदियों के किनारे। नदियों के किनारे, नर्मदा के, चंबल के, उसके बाद सोन की बात कर लो, उसके बाद आप बेतवा की बात कर लो, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, पाषाणकालीन स्थल दोस्त। और यहीं से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। देखिए आपको पता है ये यहां से कौन सी नदी निकलती है, ये यहां से कौन सी जाएगी, ये यहां से कौन सी जाती है, तो यहां से ये थोड़ा सा क्या है ऊपर हो गई है नर्मदा नदी, इसको अपन नीचे, यहां से क्या जा रही है, हाँ कि ना। जितनी भी नदियां हैं पाषाणकालीन स्थल जितने हमें विकसित देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं नदियों के तट पर हमें देखने को। देखिए सबसे पहले मैं यदि बात करता हूं तो ये यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपको एक जगह मिलती है हथनोरा, कौन सी मिलती है, हथनोरा। कहाँ पर है ये हथनोरा, कहाँ पर है, अपन को एग्जैक्ट सीहोर में देखना है कि नहीं, क्योंकि हमें तो क्या है प्रश्न पत्र से मतलब है, वहां एग्जैक्ट वहां टेप लेके तो अपन नापने नहीं जाएंगे। देखो वहां अपन एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे। अपन किस बुक से पढ़ेंगे, अपन हिंदी ग्रंथ अकादमी जो 1969 में स्थापित हुई है उसके द्वारा जो भी सोर्सेस आ रहे हैं उस पर अपन पढ़ रहे हैं। इन केस यदि अपन को कुछ लगाना रहता है कि ये तथ्य हमारा सही है तो हम उसका हवाला दे सकते हैं। यदि आप देखते हो तो हथनोरा में, हथनोरा जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, सीहोर में देखने को मिलता है। यहाँ पर किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं आपको, क्यों भाई यहाँ पर किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं? हालांकि पूरे भारत में मानव की खोपड़ी के जीवाश्म के अवशेष कहीं पर देखने को मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, हथनोरा में। अब यहाँ पर इसको नर्मदा मानव खोपड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नर्मदा नदी के तट पर मिला है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नर्मदा मानव खोपड़ी के कहीं पर अवशेष मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं, हथनोरा सीहोर में। साथ में याद रखिएगा यहाँ पर हाथी के जीवाश्म भी देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, काय के मिलते हैं, हाथी के जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मानव खोपड़ी जीवाश्म और साथ में हाथी के जीवाश्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसकी खोज किसने करी है, हो जाएगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सपना आया होगा कि वहां क्या रहे हमें हाथी का अवशेष मिल रहे हैं, तो इसकी खोज करी होगी ना कि हथनोरा एक जगह है,
जहां पर मानव खोपड़ी के जीवाश्म मिलते हैं। तो याद रखिएगा 1982 में अरुण सोनकिया ने करी है। 1982 में किसने करी है? अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? सबसे पहला हमारे पास हथनोरा आता है जो कि सीहोर में है। मानव खोपड़ी के अवशेष के साथ साथ हाथी के जीवाश्म भी मिलते हैं और इसकी खोज 1982 में किसने करी है? अरुण सोनकिया ने। देखिए उसके बाद जस्ट हम यदि आगे आते हैं, हथनोरा यहाँ पर हमने 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर मैं 2 नंबर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा। बेतवा नदी निकलती है कुमरा गांव रायसेन से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलता है भीमबेटका। ये 2019 का प्रश्न है। प्रारंभिक परीक्षा यदि आप प्रीलिम्स 2019 आपने दी होगी तो आपको पता होगा। सबसे पहले याद रखिएगा भीमबेटका की गुफा जो है वो पूरा पाषाण काल से संबंधित। किससे है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। या आप सीधी सीधी बात कर सकते हो, पाषाण काल से संबंधित। इसकी जो खोज करी थी, किसने करी थी? भी खोजें करेंगे, कुछ चीजें जो खोज करेंगे किसी कैसी जिसका खोजकर्ता के नाम नहीं मिलेंगे, तो याद रखिएगा यहां पर इसकी जो खोज करी थी विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। किसने करी भाई? विष्णु श्रीधर वाकणकर ने करी थी। और ये कब करी थी? 1957। देखिए इसको अपन आगे लिखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए एक एक करके अपन समझते हैं। भीमबेटका की सबसे पहले बात करते हैं तो ये कहाँ मिलता है आपको? रायसेन में मिलता है। ठीक है, रायसेन के भी एक गांव है अब्दुल्लागंज। ये वहां से दिख तो रहा ना, रेड में दिख तो जाता होगा। ठीक है, रायसेन में मिलता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर भारत के सबसे पुराने शैलचित्र मिलते हैं। सबसे पुराने मतलब शैलचित्र का मतलब जो गुफाएं हैं ना, वो यहाँ लगभग आपको जो मिलती है 500 गुफाओं का क्या मिलता है? समूह मिलता है। 500 गुफा क्या मिलता है? समूह मिलता है। इसकी जो खोज करी थी वो 1957 में किसने करी? बहुत बढ़िया। ये रहने वाले कहाँ के भाई? विष्णु श्रीधर, है ना। ये हमारे मंदसौर के रहने वाले, याद रखिएगा। ये विष्णुधर वाकणकर जो है ना, ये पुरातत्वविद है, ये खोज करता है। 1957 में किसने कर दी? इन्होंने कर दी। ये तो काम करेगा नहीं। चलो उसके बाद यदि हम आगे देखते हैं, इसको 2003 में कुछ करा। 2003 में इसको कहाँ डाला भाई? बहुत बढ़िया, इसको डाला है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। को अपन बोलते हैं विश्व विरासत स्थल। काय में डालते हैं? विश्व विरासत स्थल। दोस्त एक और प्रश्न आता है कि भीमबेटका का संबंध किससे है? किससे है? हाँ वो तो बिल्कुल है, पाषाण काल से संबंधित है ही सही। इसका संबंध महाभारत से है। किससे है? क्यों है ये? बहुत बढ़िया। जो पांडवों को वनवास आया था कि नहीं, तो पांडवों 1 साल के लिए यहाँ पर रुके थे। कहाँ रुके थे हम देखेंगे। तो इसका जो संबंध है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? महाभारत को देखने को मिलता है। महाभारत से संबंधित है। महाभारत से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भीमबेटका के संबंध में हमको कितनी, ये 3-4 चीजें बातें याद करनी, लेकिन ये आपको 3 मार्कर में भी काम में आ जाए। लेकिन यदि आप 2020 की मेंस जब हम हुई थी अभी, तो वहां पर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के बारे में पूछा गया, या आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्थल के बारे में बताइए। तो पुरातत्व में जो जो खोद के निकाले गए हैं, पाषाण काल से संबंधित चीजें और ताम्र पाषाण काल। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पाषाण काल से संबंधित। तो 4 चीजें हमें किसके बारे में याद रखना है? भीमबेटका। और देखिए आदमगढ़ के बारे में तो हमने देख ही लिया है। सॉरी, हथनोरा कहाँ पर मिलेगा? सीहोर में मिलेगा। मानव खोपड़ी के क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं। साथ में क्या मिलते हैं? यहाँ पर हाथी के जीवाश्म मिलते हैं। और इसकी खोज 1982 में किस व्यक्ति ने करी है? अरुण सोनकिया ने। हाँ कि ना? देखो हमारा जो होमोसेपियंस है, हम क्या है? होमोसेपियंस। पर हमारे वंशज जो थे, हमारे एक पीढ़ी और आगे वाला होगा, उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। क्या बोलते हैं?
होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस के ही साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसके मिलते हैं? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। ठीक, तो इतनी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर पहला हमारे पास आया सीहोर, दूसरे नंबर पर आया भीमबेटका। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर आपको एक चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं बेलन घाटी। क्या बोलते हैं दोस्त? बेलन घाटी। और ये आपको मिलता है कहां पर? एमपी और यूपी की बॉर्डर पर। और ये है क्या चीज? पाषाणकालीन। क्या है? बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए, ये कौन सी नदी जा रही है? चंबल। तो याद रखिएगा यहां पर देखो, यहां पर है गुप्तेश्वर। क्या है? गुप्तेश्वर। आप वहीं के हो ना, ग्वालियर के? गुप्तेश्वर पता है? हाँ ठीक है, याद रखिएगा जो पाषाणकालीन संबंध है गुप्तेश्वर। यहां पर जो हमारा बच्चा, एक बच्चा होता है, बच्चे का जो सर, बच्चे का सर कुचला हुआ, अपन देखते हैं ना कि यार ये तो पूरा पीस के चले गया। गाड़ी निकालती है ट्रैक्टर, या ट्रैक्टर गाड़ी किसी के ऊपर भी निकल जाएगी, तो वो कैसा होगा? यार इसको तो फावड़े से समेटना पड़ेगा। तो बच्चे के सिर के कुचले हुए, मतलब कुचले हुए सर, किसका? बच्चे का। उसके अवशेष कहां देखने को मिलेंगे आपको? गुप्तेश्वर। और गुप्तेश्वर कहां पर मिलेगा? समझ में नहीं आ रहा है भाई? बिल्कुल एग्जैक्ट अपन देखते हैं, एग्जैक्ट देखते हैं ना। मुरैना देखो, ग्वालियर देखो, पर अपन को हिंदी ग्रंथ में यदि अपन देखते हैं तो कहां पर मिलता है? ग्वालियर में। देखो एक और चीज बताऊं, जैसे खजुराहो के मंदिर है, ठीक है, खजुराहो के मंदिर की किसने उसकी विशेषता को क्या करा? बताया। तो इब्न बतूता ने भी बताया, और किसने बताया? अल बरूनी ने भी बताया। तो जो परीक्षा वाला मानता है, पीएससी वाला मानता है, या व्यापम वाला मानता है, वो किसको मानता है? इब्न बतूता को। तो हमें क्या करना है? हमें तो एग्जाम निकालना है ना भाई। हमको थोड़ी ये काम है कि हमें विद्वान बनना है या हमें पीएचडी करना है। हमें तो क्या करना है? एक एग्जाम निकालना है। तो याद रखिएगा गुप्तेश्वर में आपको क्या देखने को मिलेगा? बच्चे की सर, बच्चे का कुचला हुआ सर के अवशेष, बच्चे के कुचले हुए सर के अवशेष। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखिए अब वापस हम आते हैं यहां पर। देखिए यहां पर आपको क्या मिलता है देखने को? देखिए यहां पर है आपको क्या? धारे। यहां पर धारे, याद रखिएगा 1 2 से 3 नंबर यहां लिखते हैं, 4 नंबर यहां लिखते हैं, और यहां पर अपन इनकी बातें लिखते हैं। यहां पर शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके बनाने, मनके बनाने एक कारखाने का क्या मिलता है आपको? अब बोलो ये समझ में नहीं आया हो तो। अपन मनके बनाते हैं, वो माला बनती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो माला बनती है उसको मनके को ही अपन क्या बोलते हैं? एक तरीके की माला। भारत में ऐसा पहला कारखाना के अवशेष आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? धार में। और धार में एक जगह है भाई, खापर खेड़ा। खापर खापर आकी ना, एक खापर खेड़ा जगह मिलती है, जो कहाँ मिलती है? धार में। यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके बनाने के कारखाने आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, भीमबेटका पढ़ लिया अपन ने, विष्णु वाकड़कर, अरुण सोनकिया साहब है। गुप्तेश्वर की बात करें, आगे देखिए यहां पर है हमारे पास आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये आदमगढ़ मिलता कहाँ है हमें? बहुत बढ़िया, ये हमें मिलता है होशंगाबाद में, होशंगाबाद में। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, यहां लिखिएगा मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहीं पर मिलते हैं। मध्य प्रदेश में पशुपालन के साक्ष्य कहीं पर मिलते हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं हमें? आदमगढ़। कहाँ मिलते हैं? आदमगढ़ में मिलते हैं। याद रखिएगा दूसरा इसमें कि इसको हम, इसकी जो खोज करी थी वो आरबी जोशी साहब ने करी थी, आरबी जोशी साहब ने करी थी। और इसी को हम
माइक्रोलिथिक फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोलिथिक माइक्रोलिथिक फैक्ट्री के नाम से। अब ये क्या होता है माइक्रोलिथिक फैक्ट्री? पूछ सकते हैं ना, मध्य प्रदेश में माइक्रोलिथिक फैक्ट्री के नाम से किस पाषाणकालीन स्थल हम जानते हैं? तो छोटे छोटे पत्थर जो बनते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर माइक्रो, उससे हम क्या बनाते हैं? औजार बनाते हैं। इसीलिए आदमगढ़ को क्या बोला है? माइक्रोलिथिक फैक्ट्री। और इसकी खोज किसने करी थी? आरबी जोशी। और दोस्त ये हथनोरा के बारे में हमने देख लिया कि नहीं देखा? देख लिया है। एक और याद रखिएगा, और एक याद रखिएगा, यहाँ पर डिंडोरी में एक जगह है, डिंडोरी में एक जगह है, वो भी पाषाणकालीन स्थल है, उसको बोलते हैं घोड़ा माड़ा। क्या बोलते हैं? घोड़ा माड़ा। बात क्लियर हुई दोस्त? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आप ये लिखिए, उसके बाद इसके बारे में लिखिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। कुछ अन्य पाषाणकालीन स्थल है, जैसे कुछ नाम से हमारे पास पूछ सकते हैं कि ये पाषाणकालीन स्थल आपको किस जिले में मिलते हैं। तो देखिए, जो खलगाट है, खलगाट, खलगाट आपको कहाँ देखने को मिलता है? देखिए आप है ना, खलगाट को खरगोन मत लगा दीजिए, है कि नहीं, क्योंकि जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? खरगोन है हमारा। तो जो खलगाट है, खलगाट आपको नर्मदा नदी के तट पर मिलता है। कहाँ मिलता है? नर्मदा नदी के तट पर देखने को मिलता है। तो जो आपका खलगाट है वो कहाँ मिलता है? धार में मिलेगा। मामा भांजा सेलाश्रय जो आपको कहाँ मिलते हैं? पंचबड़ी में। हट्टा कहाँ मिलेगा? दमोह में। कसरावत कहाँ है? खरगोन में। और त्योंथर कहाँ है? रीवा में। तो ये जो हमारे कुछ पाषाणकालीन स्थल हमें देखने को, तो आप एक एक करके यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है? इसको सबसे पहले आप, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं, ये लिखना है ये। हालांकि ये पीडीएफ भी आएगी आपको, उसके हिसाब से भी आप समझिएगा। पर पूरा पाषाण में देखिए, जीवन निर्वाह किस पर था? शिकार पर था। शिकार के बाद किस पर आ गए? पशुपालन पर। पशुपालन के बाद कृषि पर। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश है, हथनोरा में आपको, सीहोर में हथनोरा एक जगह है, मानव खोपड़ी के जीवाश्म मिलते हैं, साथ में हाथी के जीवाश्म के अवशेष भी आपको यहीं पर मिलते हैं। इनकी खोज 1982 में किसने करी है? अरुण सोनकिया ने करी है। भीमबेटिका में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटिका की खोज करी थी। ये अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है कि नहीं? महाभारत से इसका संबंध है, और 2003 में इसको काय में डाल दिया? विश्व विरासत स्थल में। हाँ कि ना? वहीं धार में एक जगह है खापरखेड़ा, शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ मिलता है आपको? खापरखेड़ा, धार में मिलता है। वहीं गुप्तेश्वर, मुरैना, चंबल एरिया की यदि हम बात करते हैं, तो वहां पर बच्चे के कुचले हुए सर का हमें क्या मिलता है? शेष मिलता है। वहीं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर बेलन घाटी मिलती है। हाँ कि ना? बेलन घाटी कहाँ? एमपी यूपी की बॉर्डर पर मिलती है। यदि पंचमढ़ी होशंगाबाद में देखते हैं तो मामा भांजा सेलाश्रय मिलता है। होशंगाबाद में आदमगढ़ मिलता है। वहीं पर मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हाँ कि ना भाई? तो ये हमें दो चार चीजें लिख लो भाई आप, ठीक है? इसको लिख लो आप, लिख लो आप, इसको लिख लो आप, क्योंकि हमें प्री के तरीके से ही पढ़ना है, तो थोड़ा सा क्या है, लिख लीजिए आप। कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन कोई डाउट है क्या भाई? ठीक है, ये अपना यहाँ पर सीधा है, तो आप तो यही लगाना, मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन स्थल, और ये डायरेक्ट डायग्राम बना के लिखना है। जो भीमबेटिका है वो भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह
ऑनलाइन में यदि किसी को डाउट है तो कमेंट कर दे। नीरज यादव, ठीक है, ये आगे का देख लिया आपने, ये तो आपने देख लो। इसमें से आदमगढ़ की पशुपालन के साक्ष्य है आरबी जोशी माइक्रोलिथिक फैक्ट्री। का नाम बोलिए, क्या नाम? शिव, शिव 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 प्री दी है आपने अभी? कब दी थी? तो फिर आपको प्री सही बात है थोड़ा। कल ही सही चालू, आज सही हुए। कल अपन ने बात हाँ सही है ना। चलो, यहाँ तक हो गया ये आपका, ठीक है, ओके। चलो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, खलगाट वाला, खलगाट धार मामा भांजा सेला, ठीक है। खलगाट धार में है, मामा भांजा सेलाश्रय पंचमढ़ी में, आटा कहाँ है? दमोह में, कसरावत खरगोन में, त्योंथर कहाँ है? ये लिख लो आप। घोड़ा माड़ा, घोड़ा माड़ा, ठीक है। चलो देखिए, आगे हम बात करते हैं कि जैसे जैसे नवपाषाण काल की यदि बात करते हैं, पत्थरों का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। जब पत्थरों का प्रयोग स्टार्ट होने लग गया था तो उसके बाद हमारे पास एक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास देखने को मिलता है, लेकिन पर यदि हम देखते हैं मध्य प्रदेश में इसके कोई साक्ष्य मिलते हैं क्या? मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता कोई साक्ष्य है क्या? है ही नहीं कोई, क्योंकि जो अधिकतर आप देखते हैं कि हमारे पास पश्चिम उत्तर की ओर सबसे ज्यादा क्या हो गई है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित होने को देखी जाती है। पर वहां पर उससे भूरी सभ्यता, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कोई सी सभ्यता आती है जो ज्यादा विकसित नहीं हुई है, वह है ताम्रपाषाण कालीन स्तर। कौन सा है? ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण सभ्यता क्या क्या थी? तो वहीं पर यदि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल का जो रूपांतरण हुआ है, मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिलते हैं और कहाँ कहाँ पर महापाषाण कालीन स्थल मिलते हैं, हाँ कि ना? देखिए, सबसे व्यापक तौर पे यदि हम देखते हैं, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो जो महापाषाण काल है ये ज्यादा दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो महापाषाण काल है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण भारत में मिलता है। कुछ ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में जहां पर इसके क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो भिंड मुरैना, भिंड मुरैना, रीवा और सागर में आपको ये महापाषाण काल देखने को मिलता है, ठीक। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पर यदि अपन देखें तो पत्थर के साथ इसमें क्या हुआ? धूसर लोहे का क्या करने लग गए? प्रयोग करने।
ठीक है, जो पूरी तरीके से क्या था, लोहा नहीं था। हमें जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखना है वो सबसे ज्यादा हमें देखना है कौन सा, ताम्र पाषाणकालीन। तो देखिए इसका मतलब ही क्या है, ताम्र पाषाण का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल जहां पर यदि हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तांबा सर्वप्रथम किसी धातु से हम परिचित थे, तो वो कौन सी धातु थी, तांबा ही थी कि नहीं। अब तांबा हमने प्रयोग किया, पर सबसे ज्यादा यदि ताम्र पाषाणकालीन स्थल हम देखते हैं तो उत्तरी भारत में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उत्तरी भारत में देखने को मिलते हैं। वहीं पर हमारा कुछ ऐसे स्थल है ताम्र पाषाण जो कि हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं, हाँ कि ना। इतनी बातें क्लियर हो कि ज्यादातर ताम्र पाषाणकालीन स्थल जो हमें विकसित देखने को मिलते हैं वो नर्मदा घाटी में भी मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं, चंबल घाटी में भी देखने को मिलते हैं, ठीक। अब एक एक करके हमें क्या देखना है कि कहां पर किस प्रकार का क्या मिला है, ताम्र पाषाणकालीन। ये 3 मार्कर में भी हमें काम में आता है और प्री में तो आएगा ही काम। चलिए उसके पहले मैं अपन मैप के माध्यम से देखते हैं, 1 मिनट, मैप लगाया हुआ है, हाँ लगाया हूं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताम्र पाषाणकालीन स्थल कौन सा होगा, सबसे पहला नहीं, सबसे पहला, ये तो बहुत सारे हैं। तो देखो यहां पर आप देखो, मैं आपको बताता हूं, अपन सबसे पहले मैप में देखिए, ये यहां पर क्या है, ये तो व्हाइट है, ये तो व्हाइट, देखो ये यहां पर आपको मिलता है सबसे पहले काइथा, मिलता है काइथा, ठीक है। यहीं पर आपको मिलता है डांगवाला, कौन सा मिलता है, डांगवाला। डांगवाला के नीचे आपको मिलता है नागदा, कौन सा मिलता है, नागदा, ठीक। ये हमें सिर्फ इनके बारे में अभी अपन मैप पे देख रहे हैं, बाकी सब चीजें हमें देखनी है। ये यहां पर आपको क्या है, देखिए यहां है आउरा, देखो वो आदमगढ़ अलग है और ये आउरा अलग है, आती ना। आउरा जो है आपको मंदसौर में देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है, मंदसौर में मिलता है। ये हमें कहाँ मिलता है, उज्जैन। ये तीनों चीजें कहाँ देखने को मिलती है, उज्जैन में। आउरा कहाँ देखने को मिलता है, मंदसौर में देखने को मिलता है। अब देखिए यहीं पर महेश्वर है, ठीक है, यहाँ पर हालांकि ऊपर नीचे है, पर मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पर आपको मिलती है नौदा टोली, क्या देखने को मिलती है, नौदा टोली, ठीक है। तो ये आपको कहां पर मिलता है, नौदा टोली, खरगोन में, ठीक है। देखो यहां पर आपको मिलता है बेसनगर, बेसनगर किसको बोलते हैं अपन, खुद भाई। यहां पर देखिए, यहां पर है विदिशा, यहां पर आपको मिलता है बेसनगर, हाँ कि ना। देखिए यहां पर आपको मिलता है एरण, क्या मिलता है, एरण, और एरण किस में आता है, सागर में। और आप यदि हम बात करते हैं तो होशंगाबाद में भी यदि आप देखोगे तो यहां पर हमें क्या मिलता है, खेड़ी नामा, और ये कहाँ है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो रही है आपको। देखिए उसके बाद एक और जगह आती है हमारे पास, यहाँ आती है डोंगरिया, क्या आती है, डोंगरिया। और डोंगरिया एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, और जो आपको कहाँ मिलता है, बालाघाट, कहाँ पर देखने को मिलता है, बालाघाट में देख, हाँ कि ना। अब यदि आप देखिएगा यहाँ पर, यदि हम उज्जैन ये भी देखें, देखो यहाँ पर इंदौर है, इंदौर का जो आजाद नगर है ना, आजाद नगर, ये भी कौन सी स्थल है, ताम्र पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणकालीन स्थल है आजाद नगर। तो ये मैप पर आपने देख लिया कौन सी, कहां पर कौन कौन सी चीजें मिलती है। हमें ये मैप देखना है, महत्वपूर्ण क्या है, मैप पर, ताकि हमें सब चीजें क्लियर हो। देखिए कायथा, डांगवाला, नागदा, ये तीनों कहाँ मिलेंगे, उज्जैन में। आउरा कहाँ पर मिलता है, मंदसौर में। नौदा टोली कहाँ मिलेगी, खरगोन में। खेड़ी नामा कहाँ मिलेगा, एरण कहाँ मिलेगा, सागर में। बेसनगर मिलेगा विदिशा में, हाँ कि ना। इतनी बातें। अब अपन एक एक करके इनके बारे में सभी चीजें अपन देखते हैं जो कि प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए ये देखिए, एरण सागर में, खेड़ी नामा होशंगाबाद, नागदा
उज्जैन बेस नगर कहाँ है? विदिशा में। देखो सबसे पहले एक एक करके चीजें हम देखते हैं। याद रखिएगा ये जो काइथा है, काइथा, सबसे पहले हमें इसके बारे में ये लिखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताम्र पाषाणकालीन। तो यही हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला कौन सा है? काइथा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पहला पाषाणकालीन ताम्र पाषाण कौन सा है? काइथा है। याद रखिएगा इसकी जो खोज है, इसकी जो खोज करता है 1964 में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज करी। विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। ठीक है, और यदि याद रखिएगा ये काइथा को मिलता कहां पर है? ये मिलता है आपको उज्जैन में, काली सिंध नदी के तट पर। उज्जैन में थोड़ा दूर है, उज्जैन से 20-30 मील, काली सिंध नदी के तट पर। और याद रखिएगा जो यहाँ पर विशेष में हमें लिखना है, विशेष में हमें यहाँ पर लिखना है वो ये लिखना है कि यहाँ पर दो चूड़ियाँ व कुल्हाड़ी के क्या मिलते हैं? हमें अवशेष मिलते हैं या साक्ष्य में। तो इतनी बातें आपको चमक रही है। 3 मार्कर में हमको काइथा के बारे में यही लिखना है, मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताम्र पाषाण स्थल है, खोज करता 1964 में विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा। और पहले ही क्या है, हमें चूड़िया और कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं और भूरे रंग के मृदभांड मिलते हैं, भूरे रंग के मृदभांड देखने को, कि ना। ठीक है, तो इतनी बातें हमें काइथा के बारे में याद रखनी है। ये डांग वाला है, ठीक है, इस डांग वाला। ये नौदा टोली कहाँ मिलेगी आपको? नौदा टोली एग्जैक्ट आपको यदि महेश्वर तहसील में मिलती है, महेश्वर, और महेश्वर कहाँ आता है? खरगोन में। और याद रखिएगा देखो जो हमारे बात हथनोरा की बात करते हैं कि हथनोरा कहाँ पर है, तो हथनोरा की खोज किसने करी थी? सोनकिया ने, अरुण सोनकिया ने। पर याद रखिएगा नौदा टोली करी HD सांकलिया ने। किसने करी है? HD सांकलिया ने। 1953 की बात है ये। HD सांकलिया ने 1953 में करी। यहाँ पर सबको आपको भूरे रंग के मृदभांड देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब पत्थर, तांबा, इन सभी के औजार, कुल्हाड़ी, ये सब मृदभांड इनको हम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और भी आप इसमें फैक्ट लिखना चाहो तो नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, इतनी बातें हमें इसके बारे में देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो नौदा टोली के बाद हमारे पास कौन सा आता है? डांग वाला। डांग वाला याद रखिएगा, डांग वाला आपको मिलता कहां पर है? उज्जैन में मिलता है। और इसकी खोज भी HD सांकलिया ने करी है, HD सांकलिया ने की है। यहां पर यदि हम अवशेष की बात करें या साक्ष्य की बात करें तो भूरे रंग के मृदभांड के साथ, भूरे रंग के मृदभांड के साथ तांबे के औजार मिलते हैं, तांबे के औजार मिलते हैं, औजार देखने को मिलते हैं। कहां पर आपको मिलते हैं? डांग वाला। ठीक है, ये लिखिए। फिर अपन आउरा के बारे में बात करते हैं। आउरा जो कि बहुत फेमस है, यहां से प्रीलिम्स में प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है। ऑनलाइन में कोई समस्या है तो कमेंट कर दे।
तो शिव 20 की मेंस नहीं थी क्या? वो समस्या। चलिए यहां तक की बातें क्लियर हो गई आपको। आगे हम बात करते हैं आउरा के बारे में। देखिए अन्य ताम्रपाषाणकालीन स्थल में हमें नाम देखना है। ये एरण की बात करें सागर में है, खेड़ी नामक का है, होशंगाबाद में, नागदा का है, उज्जैन में है, और बेसनगर का है विदिशा में। इसके बारे में अपन सब बात करेंगे। बेसनगर को दसाना प्रदेश भी बोलते हैं। जब महाजनपद काल की हम बात करेंगे तो इनके बारे में हम देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं आउरा। देखिए आउरा सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, हमको कहां पर देखने को मिलता है? मंदसौर में। कहां देखने को मिलता है? मंदसौर में देखने को मिलता है। इसकी जो खोज करी है H.B. त्रिवेदी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? H.B. त्रिवेदी के द्वारा की गई। यहां पर आपको रोमन व्यापार का पतन दिखता है, या रोमन व्यापार साम्राज्य का क्या दिखता है? देखो अब यहां से प्रश्न देखिए कौन कौन से पूछे। सबसे पहले याद रखिएगा इस मंदसौर का पुराना नाम क्या है हमारे पास? दशपुर है। ठीक है, अभी हम पुराने नाम ही देखेंगे इसके बाद का। देखिए आउरा का पुराना नाम दशपुर है। यहां पर आपको एक अभिलेख मिलता है जिसको हम बोलते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, इसी को अपन बोलते हैं क्या? दशपुर अभिलेख। ये आपको क्या है? देखिए 2019 की यदि बात करते हैं प्री की परीक्षा का, उसमें पूछा था रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी कहाँ मिलती है। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी कहाँ मिलती है आपको? मंदसौर अभिलेख में। इसी में सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है, और साथ में विक्रम तिथि, कौन सी तिथि? विक्रम तिथि का भी उल्लेख मिलता है। दोस्त 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं, विश्व का पहला विज्ञापन कहां पर अंकित किया गया है? वो भी कहां किया गया है आपको? दशपुर। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? मंदसौर अभिलेख। इसकी सभी जानकारी आपको गुप्त काल में देखने को मिलती है। ठीक है, और गुप्त काल में जो ये इसको लिखा गया है वो है वत्स भट्टी। कौन है? वत्स भट्टी। ठीक है, तो मंदसौर के अभिलेख से हमें इतनी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। तो यहां पर मैं आपको लिख दूं मंदसौर अभिलेख दिया दशपुर अभिलेख। ठीक है, यहां पर हमें क्या मिलते हैं? सबसे पहले सूर्य मंदिर का निर्माण, विक्रम तिथि का उल्लेख, विक्रम तिथि का उल्लेख। दूसरी बात यदि इसमें और करें हम, रेशम बुनकरों की जानकारी, रेशम बुनकरों की जानकारी। और दूसरी यदि हम बात करते हैं तो यहां पर आपको ये लिखा गया है वत्स भट्टी के द्वारा। ठीक है, यहीं पर रोमन व्यापार का जो पतन है वो भी यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी को हम दशपुर अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं? दशपुर अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्त, यहां तक की चीजें क्लियर हुई आपको। तो यहां पर हमने आज जो कवर किया है वो पाषाण काल के संबंधित जितने भी स्थल थे उनको देखा, और साथ में क्या देखा हमने? ताम्र पाषाणकालीन स्थल क्या क्या थे वो देखे। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, देखो अब आगे यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं महाजनपद। उसके पहले हम 2-3 चीजें देखते हैं, रुक जाओ। महाजनपद के पहले हमें देखना है, आप देखोगे कि जैसे महाजनपद आया, तो महाजनपद आने के पीछे कारण क्या था? महाजनपद काल आया ना, एकदम जो भी आपको नहीं भी, मैं तो मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है, पर अपन एक, हाँ शिव साहब, महाजनपद आने के पीछे कारण क्या है? जैसे अपन बोलते हैं महाजनपद एरा आ गया, तो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या समझते हो? देखिए चलिए एक और अपन ये कारण समझते हैं कि जब
सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे जैसे पतन होने लगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता आई तो वैदिक सभ्यता में क्या हुआ, लोहे का खोज हो गए, लोहे का आविष्कार हुआ कि नहीं। अब आप देखिए कि तांबे से हम ज्यादा खुदाई कर पाएंगे कि लोहे से खुदाई कर पाएंगे, लोहे से कर पाएंगे ना। अब आप बताइए कि तांबे से हम वृक्ष को काट पाएंगे कि लोहे से काट पाएंगे, लोहे से। तो लोहे का जब हमारे पास क्या होने लग गया, आविष्कार होने लग गया, तो बड़ी मात्रा में हमने क्या किया, वृक्षों को काटना स्टार्ट कर दिया। वहां पर वृक्षों को काटा तो हमने बड़ी मात्रा में खेती करना स्टार्ट करा। अब खेती करना स्टार्ट किया तो बड़ी मात्रा में और उससे अधिशेष बचने लग गया ना, क्योंकि भूखमरी की समस्या तो निपट गई थी, भूखमरी की समस्या तो निपट गई। जो पैसा बचा उससे हमने क्या स्टार्ट कर दिया, व्यापार वाणिज्य स्टार्ट कर दिया। इसी को तो हम द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा देते हैं, हाँ कि ना। बौद्ध धर्म के अनुसार यदि हम बात करते हैं, अंगुत्तर निकाय किसका, देखिए बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय कितने बताए इसने, इसने भी 16 महाजनपद बताए, ठीक है। और जैन धर्म के, जैन धर्म के कौन सा एक, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, इसने भी कितने बताए आपको, 16 महाजनपद बताए, हाँ कि ना, ठीक है ना। अब देखिए ये बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी और जैन धर्म की भाषा क्या थी, बहुत बड़ी। बौद्ध की क्या थी, ये थी हमारे पास पाली, और यह क्या थी हमारे पास प्राकृत, ठीक है। तो एक हमारे पास प्रश्न ये भी यहाँ पर हो गया। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र के अनुसार हमारे पास महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16। उन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से, जिसमें एक हमारे पास आता है क्या, चेदी महाजनपद, और एक हमारे पास क्या आता है, मेरी बातें समझ में आ गई। अब इससे पहले हमें 2-3 चीजें समझना पड़ेगी दोस्त। यहां पर हम देखते हैं रामायण काल की यदि हम बात करते हैं, वैदिक सभ्यता बात करी हमने, अब वैदिक सभ्यता में हमें कुछ देखना है, त्रेता युग क्या था, द्वापर युग क्या था, मतलब रामायण काल में क्या क्या हुआ और महाभारत काल में क्या क्या हुआ, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां देखने को मिलता है, रामायण में, कहां मिलता है, रामायण में, ठीक है। अब देखो एक एक करके चीजें हम समझते हैं। इससे पहले ये क्लियर हो गया ना, महाजनपद कैसा आया, और मध्य प्रदेश में महाजनपद कितने हैं, 2 है, ओनली 2 है। अब देखिए हम वैदिक सभ्यता की कुछ चीजें देखते हैं, यहां पर देखिएगा, देखिए यहां पर वैदिक सभ्यता की यदि हम बात करते हैं, तो वैदिक सभ्यता में हमारे पास लोहे की खोज हो गई थी, हाँ कि ना। अब लोहे की खोज हो गई थी, अब याद रखिएगा मनु को जानते हो, मनु, इस पृथ्वी पर मनु को जानते हैं। मनु के कितने 100 पुत्र थे, कितने पुत्र थे, 100 पुत्र थे। उसमें से 2 ने, एक का नाम याद रखिएगा, एक का नाम था चंद्र पुरुरवा, एक ने चंद्रवंश की स्थापना करी, कौन सी स्थापना करी, चंद्रवंश की, और एक ने क्या करी, सूर्यवंश की। एकदम छोटी सी बात है, आपको समझना है। चंद्रवंश की स्थापना करी पुरुरवा ने, किसने करी, पुरुरवा ने। ये यहां पर मनु की कितने थे, मनु यदि हम बात करते हैं 100 पुत्रों में से एक ने क्या करी, चंद्रवंश की स्थापना, और एक ने क्या करी, एक इक्ष्वाकु नाम का था तो उसने क्या कर दिया, इक्ष्वाकु वंश की स्थापना। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है भाई, आ रही है ना। वैदिक सभ्यता में यदि हम पुराणों की बात करते हैं तो मनु के 100 पुत्र थे, उसमें एक चंद्रवंश था और एक क्या था, सूर्यवंश था। उसमें एक ने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करी, इक्ष्वाकु वंश या इक्ष्वाकु ने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करी, और पुरुरवा एक था उसने क्या कर दिया, चंद्रवंश की स्थापना करी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर ये भगवान राम जो है ना, भगवान राम वो किस वंश से है, इक्ष्वाकु वंश। किससे है, इक्ष्वाकु वंश से। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, इक्ष्वाकु वंश की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक मानधात्री रहते हैं, मानधात्री के नाम से ही, मानधात्री के नाम से ही किसकी स्थापना होती है, मानधाता की, और ये वर्तमान का क्या है, ओमकारेश्वर। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न आता है कि ओमकारेश्वर की स्थापना, ओमकारेश्वर का पुराना नाम क्या हो गया, मानधाता।
मानधात्री, तो ये बनाया किसने? मुचुकुंद ने। किसने बसवाया? मुचुकुंद ने। तो याद रखिएगा ये वंशज है ना, बोलते ना दादा की याद में काम हुआ, परदादा के। तो मुचुकुंद ने मानधाता की याद में मानधाता नगर बसाया, जो कि नर्मदा नदी के तट पर कहां पर मिलता है? वर्तमान ओंकारेश्वर, है कि ना। देखिए उसके बाद एक हमें और देखने को मिलता है यहाँ पर हे राजवंश, हे राजवंश या हे राजा माहिष्मंत। कौन है हमारे पास? माहिष्मंत। और इन्होंने क्या इसकी स्थापना करी? किसकी करी होगी भाई? माहिष्मति की। और माहिष्मति वर्तमान कौन सा है? माहेश्वर। अपना वो बाहुबली वाला नहीं है, ये क्या है? माहेश्वर, नर्मदा नदी के तट पर। देखिए एक और यहाँ पर याद रखिए, इसी के राजवंश में एक हमारे पास मिलते हैं कीर्तवीर्य अर्जुन। कौन मिलते हैं? कीर्तवीर्य अर्जुन। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सहस्त्र बाहु के नाम से जानते हैं इनको अपन। देखो इनके बारे में ये कहा जाता है कि कीर्तवीर्य अर्जुन ने रावण को भी बंदी बना लिया था। समझ रहे हो? जब क्या हुआ, रावण को भी इन्होंने क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। इसकी 100 भुजाएं थी। अब क्या हुआ कि कीर्तवीर्य अर्जुन के बेटे इन्होंने क्या जमदाग्नि की गाय देख ली। किसने देख ली? कीर्तवीर्य अर्जुन ने। जमदाग्नि उसी वहां के थे, तो जमदाग्नि की गाय को देख ली और इनके बेटे को बोले जाओ भाई गाय को उठा के ले। अब इनके बेटे के गाय को मार दिया। तो इनकी जमदाग्नि के बेटे कौन थे? भगवान परशुराम। और भगवान परशुराम ने इनकी सभी भुजाएं काट दी, है कि नहीं। और भगवान परशुराम ने क्षत्रियों पर 21 बार क्या बोले लड़ाई करी, उनसे जो लोहा लिया। ठीक है, तो हमें यहां से कुछ नहीं पढ़ना है, हमें इतना देखना है सूर्यवंश है, इक्ष्वाकु वंश है, इक्ष्वाकु वंश मानधात्री, मानधाता की खोज किसने करी, मतलब स्थापना किसने करी? मुचुकुंद ने करी। किसकी याद में? मानधाता की याद में। ओमकारेश्वर का पुराना नाम मानधाता। इसी के वंश में हे राजवंश आता है, तो हे राजवंश या हे राजा लिख दो। या माहिष्मंत ने किसकी स्थापना करी? माहिष्मति की। कहां पर है ये? महेश्वर में। कीर्तवीर्य अर्जुन की बात करें तो ये क्या है? सहस्त्रबाहु। जो हमारे राम भगवान भी यही है। अरे रघु, अज, दशरथ, ये देखो सबसे पहले कौन आते हैं? रघु, रघु के बाद अज, अज के बाद दशरथ, दशरथ के बाद हम बात करते हैं राम, राम, और फिर कौन आ जाता है हमारे पास? यही तो वंश चल रहा है। ये सब सूर्य वंश या इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, हाँ कि ना। तो जो आज की क्लास है हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे की जो क्लास है हमारे पास, यदि बात करते हैं महाजनपद की बात करेंगे, त्रेता युग की बात करेंगे, द्वापर युग की बात करेंगे, महाभारत के युद्ध में किसने किसका साथ दिया, ये जो प्रश्न आते हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद।